सामने खड़ा हूं जहां पे आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया ईसीआई के विरोध में। और धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गवर्नर से मिलने गई राजभवन की तरफ। हालांकि सूत्र के मुताबिक गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टाइम नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आवास की तरफ गई और 8 बजे से जब उनका जो बैन है उनके कैंपेनिंग के ऊपर हट जाएगा तो 8 बजे के बाद उनकी 2 जनसभा है। पहला जनसभा बाराशत में, दूसरा जनसभा विधाननगर में। तो 24 घंटे जो बैन लगा था उनके कैंपेनिंग के ऊपर वो हटने के बाद ममता बनर्जी 2 जनसभा में जुड़ेंगी और लोगों के साथ बातचीत करेंगी। और ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के ऊपर जो 72 आवर्स का बैन लगा था, क्योंकि ममता बनर्जी शितालकुची में जो घटना घटी थी उसके बाद ममता बनर्जी शितालकुची जाना चाहती थी, उसी बूथ नंबर 126 बूथ नंबर में, और वहां पे धरना प्रदर्शन करना चाहती थी। जिसके बाद ईसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि ईसीआई को कहीं ना कहीं डर था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच ना कर दे। इसके लिए उन्होंने 72 आवर्स का बैन लगाया और बैन हटने के बाद ममता बनर्जी कल सितालकुची कूच बिहार जाएंगी और उसी स्पॉट पे जाएंगी और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार से मिलेगी। हालांकि जो चुनावी माहौल है वो सितालकुची के बाद काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि ईसीआई अब इजी मोड नहीं अपना रही है। ईसीआई अभी कड़ी मोड पे आ गई है, अग्रेसिव मोड पे आई है। उनका साफ तरीके से एक चेतावनी था, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा सरकार के नेता हो। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कोई भी नेता कोड ऑफ कॉन्डक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता और कम्युनल वायलेंस और जो माइनॉरिटीज है या चाहे कोई भी समुदाय है उनको लेके स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बंगाल में 4 दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 4 दौर का महासमर अभी भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटों का बैन लगा तो सियासी बवाल बढ़ गया। टीएमसी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जहां चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने इसे सही कदम बताया। और इस तरह गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी के धरने से सियासी पारा चढ़ गया। ममता बनर्जी पहले भी बंगाल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया तो टीएमसी ने सीधा हमला बोला। आज जो ईसी ने किया, मोदी शाह का ईसी, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। टीएमसी अकेले विरोध में खड़ी नहीं है, बल्कि इस मामले में सहयोगी विपक्षी पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आईं। ममता बनर्जी को जो 24 घंटे का बैन लगाया है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी जो हमारी है पार्लियामेंट्री या चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ममता दीदी हो या और कोई हो, मॉडल कोड कंडक्ट है, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, उसके ऊपर कोई नहीं है, सबके लिए समान है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन सिर्फ ममता दीदी ने ही किया है और जो बड़े बड़े नेता लाखों की सभा ले रहे हैं या और बड़े बड़े नेता भाषण कर रहे हैं या कोई अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है? पश्चिम बंगाल में कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो सिर्फ ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों? संवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रह गई है। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ममता के खिलाफ चुनाव आयोग की सख्ती का विरोध कांग्रेस ने भी किया। हालांकि बंगाल के घमासान में कांग्रेस ममता के खिलाफ है, लेकिन दिल्ली में पार्टी के नेता ममता के साथ दिखे। चुनाव आयोग का ये जो फैसला है वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अगर निष्पक्ष होता तो वो उसी तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी की होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
कि नेताओं ने भी जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ममता बनर्जी के पर जो आरोप है उससे कहीं बढ़कर किया है। तो उन पर नहीं कार्रवाई करके सिर्फ एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग अपने आप को शक के दायरे में। लेकिन बीजेपी ने ममता पर हमले का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो यहां तक मांग कर दी कि ममता पर चुनाव खत्म होने तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है, और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रही और न दिया। चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर के आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। बीजेपी ने इस बात पर एतराज जताया कि ममता संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतरी, और इस मुद्दे पर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया। विपक्षी खेमे में इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि दलील दी गई कि आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के भी चुनाव प्रचार पर 48 घंटों का बैन लगाया है, और बयान पर दिलीप घोष से भी जवाब मांगा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी की आज से एंट्री होने जा रही है, क्योंकि आज प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल गांधी। सिलीगुड़ी और उत्तरी दिनाजपुर में राहुल गांधी की रैलियां हैं। आधा चुनाव खत्म हो चुका है, क्योंकि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और अब आधा चुनाव खत्म होने के बाद राहुल को बंगाल की याद आई और राहुल गांधी बंगाल आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव में राहुल गांधी की आज से एंट्री होने जा रही है, क्योंकि आज से राहुल गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलीगुड़ी और उत्तरी दिनाजपुर में राहुल गांधी की रैलियां हैं आज 2। और बात करें अगर बीजेपी की, तो बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और अब बीजेपी का फोकस उत्तरी बंगाल पर है, जहां ममता बनर्जी कमजोर मानी जाती है। 16 अप्रैल को जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में वोटिंग है। इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह लगातार तीसरे दिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और दार्जिलिंग में गोरखा मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। गोरखा समस्या की वजह से दार्जिलिंग का इलाका न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पहले की लेफ्ट सरकार के लिए भी चुनौती रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने इस इलाके में तेजी से अपनी पैठ बनाई है, और बीजेपी की रणनीति इस इलाके में टीएमसी को पटखनी देने की है। इसीलिए अमित शाह जब दार्जिलिंग पहुंचे तो उनके सिर पर गोरखा पहचान वाली टोपी नजर आई, और साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। एक और, अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है, और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। मां माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आई, दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनने का दावा करते हुए वादा किया कि दार्जिलिंग में चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाएगा, पीने के पानी की समस्या दूर की जाएगी और शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया कि गोरखा को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ला दो, 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी की रणनीति उत्तरी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। उत्तर बंगाल के 8 जिलों में कुल 54 विधानसभा सीटें हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 26 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था।
इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहां टीएमसी को जीत का मौका न मिले और इसीलिए अमित शाह ने पूरी ताकत लगाई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को आश्वासन दिया। अमित शाह ने कहा, दीदी ने मुझे बाहरी कहा, वो पीएम को बाहरी कहती है। दीदी, मैं आपको बताता हूं कि बाहरी कौन है। वामपंथी विचारधारा जिसे चीन और रूस से लाया गया है। कांग्रेसी नेतृत्व बाहरी है जो इटली से है। टीएमसी वोट बैंक बाहरी और घुसपैठिए हैं। देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बात करने के लिए आया हूं। दीदी कहती है मैं बाहरी हूं। मैं बाहरी हूं भाई, मैं देश का वासी हूं या नहीं हूं? देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है। पीएम साहब बाहरी है क्या? अरे दीदी, बाहरी कौन है मैं बताता हूं आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बाहरी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, चीन से और रसिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है। इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व बर्धमान जिले के कालना में एक रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर जुबानी वार किए। जेपी नड्डा ने टीएमसी के नारे खेला होबे पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत एक हारे हुए खिलाड़ी जैसी है। वहीं निर्वाचन आयोग पर ममता के आरोप पर भी उन्होंने निशाना साधा। मित्रों, इस चुनाव में हमने ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल एक विकास की एक लंबी छलांग लगाए। यहाँ बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई, कानून व्यवस्था रहा नहीं है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और प्रशासन का अपराधीकरण भी हो गया है। ये हमको समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा की लगातार खबरें सामने आ रही